हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th चैप्टर 3 ऊष्मा। उसके हम 2 पार्ट करा चुके हूँ। अगर आपने ना देखे हों तो आप उन्हें देख लीजिए। हम यहाँ से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है। हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 3.7। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात, स्टील का चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाइए। आपको क्या करना है, इन चीज़ों को इकट्ठा करना है और गर्म पानी सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबाना है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रक्षेपण को सारणी 3.3 में आपको क्या करना, नोट करना है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें हम ऊष्मा चालक कहते हैं। जो पदार्थ क्या करते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या ऊष्मा को आसानी से जाने देते, तो क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। तो हमें चालक की डेफिनेशन पता हो गई कि हमें याद रखनी है कि जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं, एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हमारा लोहा तथा कापर तांबा। तो क्या है, एल्यूमिनियम, आयरन, लोहा तथा कापर जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा आसानी से नहीं जाने देते उन्हें क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। इनका जस्ट अपोजिट हुआ कुचालक। तो आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा दिया है विभिन्न पदार्थों में ऊष्मा का चालन दिया है। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी के कुचालकों को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। तब इन पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, ये पता लगाएं। क्रियाकलाप 3.8 में हम देख लेते हैं, गोले पेंदे का फ्लक्स लीजिए। यदि फ्लक्स में उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। तो इसे जल में 2/3 भरिए। इसको किसी भी तिपाई पर रखिए अथवा फ्लक्स को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्तर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम पर मैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रक्षेपण को नोटबुक में लीजिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान क्या कर लेता है, उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर ये जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। जब ऊष्मा क्या करती है, एक सिरे से गर्म सिरे से क्या ठंडे सिरे की ओर जाती है तो क्या कहते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण को क्या कहते हैं, हम ऊष्मा संवहन कहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, एक बीकर लिया है, इसे क्या स्टैंड नीचे इसे जल में ऊष्मा का संवहन हो रहा है। तो आगे हम वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है, धुआं किस दिशा में जाता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार ये वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 द्वारा आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 3.9 दिया गया, एक मोमबत्ती जलाइए। अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पास में रखिए। पास में रखना है। तो क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्मी का अनुभव करता है, ऐसा क्यों? तो इसमें क्या, एक हाथ साइड से रखा है जो क्या है, जस्ट उसके पास है। एक ऊष्मा के ऊपर रखा हुआ है, मोमबत्ती जल रही है। तो वायु में ऊष्मा, इसमें क्या है, हमें गर्म और क्या अनुभव लगाना है, कौन सी वस्तु अधिक क्या है, किसमें अधिक गर्मी महसूस हो रही है, गर्म महसूस हो रहा है, किसमें कम। तो इसमें
वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है। अगर वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण पूछा जाए तो क्या लिखेंगे हम? संवहन द्वारा। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले ना। हमें सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो देख लेते, ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसीलिए जल से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है तथा पास की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होती। जो पास की क्या है? वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होती। जो ऊपर की है वायु क्या होती है? पास संवहन द्वारा गर्म नहीं हो सकती। और जो ऊपर के तथा पास की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं, इसीलिए वायु लोह के ऊपर की ओर जैसी गर्मी नहीं लगती है। तो जो लोह ऊपर की ओर जा रही है वो अधिक गर्म महसूस होती है, और जो नीचे की ओर साइड से हाथ लगाया वहाँ पे कम गर्म महसूस होता है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल धरती या धल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। चित्र, समुद्र की ओर जाने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। जो समुद्र की ओर वायु जाती है उसे क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। तो क्या है? जो समुद्र की समीप की जो ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए क्या किया जाता है? जो तटीय क्षेत्र के भवन बनाए जाते हैं उनकी खिड़कियां समुद्र की ओर ही रखी जाती हैं। तो रात्रि में ये प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्तर की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्तर की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। तो समुद्री जल देख सकते हैं, इसमें हम क्या है? थल जल। पर आप देख सकते हैं चित्र में ठंडा और गर्म, और यहाँ पे गर्म और ठंडा जो क्या है? ये समुद्र समीर दिया गया है, इसमें ठंडा और गर्म ये दिया गया। थल समीर दिया गया, इसमें हम देख सकते हैं चित्र में। तो समुद्र समीर तथा थल समीर। आगे हम देख लेते हैं। आगे इसमें हमने क्या देखा था? वायु इसमें दिया गया स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। जो स्थल की ओर से जो ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे थल समीर कहते हैं। तो चित्र हम 3.11 में इस परिघटना को दर्शाता है। तो जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तब ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि इन दोनों प्रकारों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक है। चूंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। सूर्य से जो ऊष्मा आती है क्या अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे हम विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। जब हम किसी तापक हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश को स्थानांतरित करता है। हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उसमें ऊष्मा ग्रहण करता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरणित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण
किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है। तो हमें याद रखना है, जब ऊष्मा के विकिरण के कारण किसी अन्य पदार्थ से या पदार्थ या वस्तु से टकराते हैं तो क्या होता है, ये कुछ भागों में परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ भाग अवशोषित हो जाते हैं तथा कुछ भाग परागत हो जाते हैं। तो ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। धूप में बाहर जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? तो सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्तु के प्रकार। आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्तु को वरीयता देते हैं तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करें। ऐसा क्यों? आइए इसका पता लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्रियाकलाप दिया है 3.10 दिया है। टीन के एक जैसे ही दो डिब्बे लीजिए, इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे के बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद स्वेद पेंट कीजिए। पेंट करनी है आपको, एक में काली और एक में वाइट। तो दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए तथा उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों में भरे जल के ताप मापिए। क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं? किस डिब्बे में काले तथा सफ़ेद पृष्ठ के 2 बर्तन हैं? जल अधिक गर्म है। केवल जल को छूकर ही आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव करते हैं। तो क्या है क्रियाकलाप 3.11 हम देख सकते हैं। क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बों में लीजिए, इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप कितना है, लगभग 60 सेल्सियस का गर्म जल भरिए। दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रखिए। 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ है? क्या इन क्रियाकलापों में आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं। गहरे रंग के वस्तु क्या होते हैं, अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, हम सर्दियों में गर्म कपड़ों को पहनना, जो डार्क रंग के कपड़े होते हैं उन्हें पहनना हम पसंद करते हैं, और सर्दियों में जो हल्के कलर के कपड़े गर्मियों में हम हल्के कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना सुखद लगता है और हल्के रंग के कपड़े क्या है, उसमें विकिरणों के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए गर्मियों में हम क्या कहते हैं, हल्के रंग के वस्त्र आरामदेह लगते हैं। तो आप अपने घरों में ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला तथा लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर हम बाहर की गर्मी तथा सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करते हैं कि एक विधि की भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए जो आजकल उपलब्ध हो। अब हम देख लेते हैं, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मा रोधी है। ऊन कैसी है, ऊष्मा की रोधी है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशे के बीच वायु फंसी या ट्रैप रहती है। वायु कैसी रहती है, जो ऊष्मे कपड़े होते हैं उनके बीच फंसी या ट्रैप रहती है। तो ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडा परिवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर जुड़े 2 पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करने के उपयोग करने की छूट दी जाए, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, 2 कंबलों के बीच में वायु की परत विद्यमान है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो इसके, और आगे जो हमारा चैप्टर नंबर 4 रहेगा उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है, फिर बाद को हम इसके क्या करेंगे, अभ्यास प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले चैप्टर के साथ।